हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड में जो ग्रामर का हम टॉपिक अभी सीख रहे हैं, वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, इसका एक जो भाग एक है वो आपने समझा कि वाक्य किसे कहते हैं। यानी कि वाक्य यानी कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को व्यक्त कर सकता है, उसे कहते हैं वाक्य। और फिर हमने उसके प्रमुख तत्व देखे थे: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। तदुपरांत हमने वाक्य के घटक, कौन से घटक? उद्देश्य पद और विधेय पद, इन दोनों के बारे में समझ प्राप्त की थी। उद्देश्य यानी जिसके बारे में कहा गया हो वह पद उद्देश्य पद, और विधेय पद यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया हो वह विधेय पद। अब स्टूडेंट, इस वीडियो में हम वाक्य के प्रकार सविस्तार समझेंगे। तो वाक्य के प्रकार जो है, तो वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से दो स्तरों पर किया जाता है। वाक्य का विवेचन यानी कि वाक्य के प्रकार जो है वो मुख्य दो तरीके के प्रकार होते हैं। एक अर्थ के आधार पर एक प्रकार होता है, वह क्या होता है? अर्थ के आधार पर होता है। और दूसरा जो वाक्य का प्रकार है वह रचना के आधार पर होता है। यानी कि कुछ वाक्यों के जो प्रकार, वाक्य जो है उसके प्रकार अर्थ के आधारित और उसकी रचना के आधारित, इसका विवेचन दो स्तर पे किया जाता है। इस दो स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नांकित है। अब यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखने हैं। हम फर्स्ट क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वह देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल प्रकार कितने हैं? तो 8 है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 प्रकार है। कौन से 8 प्रकार हैं? एक विधान वाक्य, निषेध वाक्य, एक विधान वाक्य, विधानवाचक वाक्य, विधान वाक्य यानी विधानवाचक वाक्य, दो निषेधवाचक वाक्य, तीन प्रश्नवाचक वाक्य, चार विस्मयादिवाचक वाक्य, पाँच इच्छावाचक वाक्य, छः संदेहवाचक वाक्य, सात संकेतवाचक वाक्य और 8 आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। उसमें मैंने आपको 8 प्रकार के नाम बताए। स्टूडेंट, अब हम एक एक प्रकार का अर्थ, एक एक वाक्य के प्रकार का अर्थ और उसके उदाहरण देखेंगे। तो फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का अर्थ क्या होता है? विधानवाचक यानी कैसा वाक्य? तो जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में कार्य के होने का या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में कार्य के होने का या करने का कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल: प्रियोदा सेवा भावी थी। फर्स्ट एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं। हम सब डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल समझने के बाद अंत में इसके 10-15 एग्जाम्पल लेंगे, जो मैं आपको इसका उत्तर पूछूंगी। और आपको अगर उत्तर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आएगा ही,
और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी। तो जिस वाक्य में कार्य के होने का या सामान्य कथन करने का सामान्य कथन होता है वह विधान वाक्य होता है। तो प्रियोदा सेवा भावी थी। अब इस वाक्य में आपको क्या समझ में आता है? तो सेवा भावी थी। तो कार्य क्या कार्य है? सेवा भावी, उसमें सेवा करने की भावना थी। तो सेवा करने का जो कार्य होता है उसका सामान्य कथन यहाँ कहा गया है, इसलिए क्या हुआ? विधानवाचक वाक्य हुआ। प्रियोदा सेवाभावी थी। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कोई और दूसरा वाक्य आप लीजिए। तो सुनील सेवाभावी था, सुनील मेहनती था। तो मेहनती यानी मेहनत करना उसका स्वभाव। तो मेहनत का जो अर्थ है वो सामान्य कथन है, उसका कार्य होने का, उस वाक्य में मेहनत करने का कार्य बताया गया है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। यहाँ आराम करने की क्रिया दर्शाई है। यहाँ आराम करने की क्रिया या कार्य का निर्देश हुआ है। तो यह कौन सा वाक्य हुआ? विधानवाचक वाक्य हुआ। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। आराम करना कार्य का निर्देश हुआ है। तो ये क्या हुआ? विधानवाचक वाक्य हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। तो वृक्ष का क्या कार्य दिखाया गया है? स्वच्छ वायु प्रदान करने का। तो स्टूडेंट, विधानवाचक वाक्य में आपने देखा कि वाक्य में कार्य होने का या कार्य करने का सामान्य कथन होता है। इन शॉर्ट, विधानवाचक वाक्य में कार्य दिखाया जाता है, कार्य करते हुए या कार्य होने का सामान्य कथन होता है, वह होता है विधानवाचक वाक्य। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। तो वृक्ष, इस वाक्य में वृक्ष क्या कार्य करते हैं? तो स्वच्छ वायु प्रदान करने का कार्य करते हैं। विधानवाचक वाक्य में हम दूसरे उदाहरण ले तो घोड़ा टांगा खींचता है। तो घोड़ा जो है वो टांगा खींचता है। तो वो कौन सा कार्य कर रहा है इसमें? टांगा खींचने का। तो इसमें क्या हुआ? कार्य के होने का सामान्य कथन हुआ, यानी कि कार्य करता हुआ दिख रहा है। तो वह विधानवाचक वाक्य हुआ। विधानवाचक वाक्य में कार्य होने या करने का कथन होता है। सेकंड नंबर का जो है वह है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो, जिस वाक्य में कार्य का न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अब आपको सिंपल एक मैं इसकी ट्रिक दिखाती हूँ जिसमें नहीं, ना जैसे शब्दों का उल्लेख होता है, वह निषेधवाचक वाक्य होते हैं जिसमें नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया गया हो। मुख्यत्व नहीं, ना। तो उदाहरण फर्स्ट देखेंगे। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। इस वाक्य में कार्य कौन सा करना था? खाना। पर कार्य नहीं करने का बोध है इसमें। कौन सा कार्य नहीं करने का बोध है? खाना नहीं खाने का।
तो ये क्या हुआ? निषेधवाचक वाक्य। मैं आज होमवर्क नहीं करूँगा, मैं आज क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं आज नए कपड़े नहीं पहनूँगा, राधा आज नृत्य नहीं करेंगी। तो ये सारे क्या हुए? निषेधवाचक वाक्य हुए। क्यों निषेधवाचक वाक्य हुए? क्योंकि इस वाक्य के प्रकार में कार्य के न होने का या न करने का बोध है। विधानवाचक वाक्य में इसका विपरीत है, इसमें कार्य होने का बोध होता है। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, मरना मुझे कठिन नहीं लगता। अब यहाँ मरने की जो क्रिया होती है उस वक्त कठिन नहीं लगता है, तो कार्य न होने का बोध है। तो मरना मुझे कठिन नहीं लगता, सफलता पाना मुझे कठिन नहीं लगता। थर्ड एग्जाम्पल, कुछ अच्छा या कुछ अच्छा कर जाना मुझे कठिन नहीं लगता, एवरेस्ट सर करना मुझे कठिन नहीं लगता, हिंदी भाषा बोलना मुझे कठिन नहीं लगता, गुजराती भाषा बोलना मुझे कठिन नहीं लगता, कथकली नृत्य करना मुझे कठिन नहीं लगता। तो इस वाक्य में क्या है? कार्य के न होने या न करने का बोध है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, वह घर नहीं जाएगा। घर जाने की बात है, घर जाने के कार्य की बात है, तो वह न करने का बोध है, वह घर जाएगा नहीं। तो यहाँ क्या हुआ? कार्य के न होने का बोध हुआ या कार्य न करने का बोध हुआ, तो यह हुआ निषेधवाचक वाक्य। हम दूसरे उदाहरण आप सोचो तो आप बोल सकते हो कि आप वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा वाक्य बना, मैं आज वीडियो नहीं देखूंगा। वीडियो आपको देखने ही है, पर एक वाक्य के तौर पे हम देखें तो मैं आज पानी नहीं पीऊंगा, मैं आज जूते नहीं पहनूंगा, मैं आज गाय को रोटी नहीं खिलाऊंगा। समझ में आया? उसकी जगह आप किसी इंसान का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। सचिन अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। समझ में आया कि निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? स्टूडेंट, आपको एग्जाम्पल परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि भाई सेंटेंस दिए गए होंगे, उसमें से आपको वाक्य के प्रकार पहचानने हैं कि कौन से प्रकार का वाक्य है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य का, निषेधवाचक वाक्य का अर्थ क्या होता है, या फिर विधानवाचक का या प्रश्नार्थवाचक वाक्य किसे कहते हैं, वो आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे कि आपको पता चला कि निषेधवाचक वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध होता है, इसे कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य। उसमें मुख्यतः नहीं शब्द का उपयोग होता है। तो स्टूडेंट, विधानवाचक और निषेधवाचक का बोध आपने प्राप्त किया। अब हम तीसरा प्रकार जो है वह है प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत ही सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे आपने सुना तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि जिस वाक्य में प्रश्न किया गया हो उसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो डेफिनेशन क्या है? यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह क्या कहलाया जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाया जाता है या कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों
किस लिए आदि का प्रयोग होता है। और मेन बात, ऐसे वाक्य में प्रश्नार्थ चिन्ह आते हैं। प्रश्नार्थ चिन्ह ऐसे वाक्यों में क्या होता है? प्रश्नार्थ चिन्ह होते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रश्नार्थ चिन्ह होते हैं। इस तरह से वाक्य के अर्थ में क्या होता है? प्रश्नार्थ चिन्ह। यह बात खास आपको याद रखनी है। प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य में प्रश्न किया गया हो, वह वाक्य प्रश्नार्थ वाक्य है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्य में कौन, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसके उदाहरण देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस नगरी का राजा कौन है। अब यहाँ कौन शब्द आया है, देखो प्रश्न पूछा गया है, इस नगरी का राजा कौन है। तो वाक्य आप देख सकते हो कि इस वाक्य में प्रश्न किया गया है और कौन शब्द का प्रयोग किया गया है और अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह दिया गया है। तो यह क्या हुआ? तो इस नगरी का राजा कौन है, वाक्य क्या हुआ? प्रश्नार्थ वाक्य हुआ। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, राजा का नाम क्या है। राजा का नाम क्या है? तो इस वाक्य में क्या किया गया है? प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है? राजा का नाम क्या है। तो क्या शब्द का प्रयोग किया गया है और प्रश्न पूछा गया है और प्रश्नार्थ चिन्ह दिया गया है अंत में। तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है और प्रश्न पूछा गया है और प्रश्नार्थ चिन्ह दिया गया है अंत में। तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न किया गया है और कहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है और प्रश्नार्थ चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। इसकी बकरी कैसे मरी। देखो, कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रश्न पूछा गया है कि इसकी बकरी कैसे मरी। तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। इस वाक्य में मशक क्यों बनाई प्रश्न पूछा गया है, क्यों शब्द का प्रयोग किया है और प्रश्नार्थ चिन्ह भी दिया गया है। तो वाक्य में प्रश्न किया गया है और प्रश्नवाचक शब्द क्यों का प्रयोग किया है, इसलिए यह क्या हुआ? प्रश्नार्थवाचक वाक्य हुआ। आप किस लिए वहां जाया करते थे। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? किस लिए। आप किस लिए वहां जाया करते थे? प्रश्न पूछा गया है, तो क्या हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य। स्टूडेंट, थर्ड टाइप का वाक्य का प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। वह आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य में प्रश्न किया गया हो और कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग किया हो, वह होता है प्रश्न वाक्य और उसमें प्रश्नार्थ चिन्ह भी दिया गया होता है। बहुत ही सरल है, आप लिख सकते हो। अब हम
3 प्रकार सीख लिए। अब हमने 3 प्रकार समझ लिए। कौन से 3 प्रकार? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम चौथा प्रकार देखेंगे। चौथा प्रकार देखते हैं। तो चौथे प्रकार में विस्मयवाचक, विस्मयदायी वाचक वाक्य है। चौथा प्रकार कौन सा है? विस्मयदायी वाचक वाक्य। अब यहाँ आपको अर्थ समझना है स्टूडेंट। विस्मय का अर्थ क्या होता है? विस्मय का सामान्य अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। विस्मय का सामान्य अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त होता है तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। यदि वाक्य में शोक, हर्ष, घृणा, खुशी का भाव व्यक्त होता है तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, किसी चीज से आश्चर्य हो जाना। ओहो, ऐसा हो गया क्या? ऐसा आश्चर्य होना। और आश्चर्यवाचक वाक्य के लिए हमेशा उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता है। उद्गार चिन्ह जब किसी चीज के लिए आपको आश्चर्य होता है तो उस आश्चर्य को निर्देशित करने के लिए उस वाक्य के अनुसंधान में उसका प्रयोग होता है। तो जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी का भाव अभिव्यक्त होता है उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग। अब यहाँ पर कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? विस्मय का। कौन सा? विस्मय का। इतना सुंदर, देखिए यहाँ उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया है। और गुलमर्ग, गुलमर्ग की बात की गई है। हमने आपके पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है 18 नंबर का, गुलमर्ग की खिड़की से एक शाम, तो उस चैप्टर में से वाक्य लिया गया है। अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, गुलमर्ग के बारे में विस्मय हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहे हैं वो कि इतना सुंदर है। तो ये क्या हुआ? विस्मयादिवाचक वाक्य। स्टूडेंट, इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका ये है कि इस वाक्य में उद्गार चिन्ह दिया गया होता है, दिया गया होता है, दिया गया होता है। तो आपको हमेशा ये उद्गार चिन्ह याद रखना है कि उसमें इस वाक्य में उद्गार चिन्ह का प्रयोग हुआ होता है। अरे इतनी सुंदर आवाज, अरे इतना सुंदर फूल, अरे इतनी सारी बारिश हो गई, अरे इतने अच्छे मार्क्स। जब आपको आश्चर्य होता है तब आप ऐसे सेंटेंस का उपयोग करते हो। सेकंड नंबर का, ओह यह क्या हो गया? ओह शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो, ओह शब्द का प्रयोग कब करते हैं हम? जब हमें आश्चर्य होता है, विस्मय होता है तब। ओह क्या हो गया? यह क्या हो गया? वाह कितना सुंदर घर है, वाह कितना सुंदर घर है। खुशी हो रही है, यहाँ पर खुशी हो रही है सुंदरता को देखकर। वाह कितना सुंदर घर है, वाह वाह मेरे कितने अच्छे गुण आए हैं। यहाँ भी खुशी हो रही है और यहाँ विस्मय, हर्ष और विस्मय की भावना व्यक्त हुई है।
द्रोणा, द्रोणा यानी क्रोध। दुर्योधन इतना पापी है, अरे दुर्योधन इतना पापी है। ओ, अश्वत्थामा ने बालकों का वध किया। ओ, अश्वत्थामा ने बालकों का वध किया। ये क्या है? विस्मय तो है पर द्रोणा व्यक्त कर रहे। तो जिस वाक्य में उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया गया हो और विस्मय, शोक, हर्ष, तृणा आदि का भाव व्यक्त किया गया हो, उस वाक्य को विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। आपको सरल याद रखने के लिए ये याद रखना है कि इस प्रकार में उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया गया होता है। अब हम 4 प्रकार समझ चुके। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नार्थवाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य। स्टूडेंट, अब हम 5वां प्रकार देखेंगे। पांचवा प्रकार कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप अभिव्यक्त होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छा, उसकी कामना दिखाई गई हो, उसकी कोई इच्छाएं दिखाई गई हो, अपेक्षाएं दिखाई गई हो, तो वह क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। उसकी इच्छाएं जिस वाक्य में रजू होती है, अभिव्यक्त होती है, वह है इच्छावाचक वाक्य। आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ मंगलमय होने की कामना, कामना यानी कि इच्छा व्यक्त हुई है। आपकी यात्रा कैसी हो? मंगलमय हो। गुरुजी आ जाए तो अच्छा है। यहाँ आशा रखी गई है, इच्छा रखी गई है। किसके आने की? उनके गुरुजी आ जाए तो अच्छा है, ऐसी आशा है उनको। भगवान करे तुम सफल हो। भगवान करे तुम सफल हो। यहाँ किसी इंसान की सफलता की कामना की है। जो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जा, तुझे नरक में भी जगह ना मिले। एक इंसान दूसरे इंसान को शाप दे रहा है। एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए यह कामना है कि उसे नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। काश मेरे पास बड़ा घर होता। काश मेरे पास बड़ा घर होता। यहाँ क्या कामना की गई है? घर होने की इच्छा व्यक्त की। मेरा 9वीं में मैं प्रथम क्रम में आ जाऊँ तो, 9वीं में प्रथम क्रम में आ जाऊँ तो। काश इसी वक्त कोरोना चला जाता या समाप्त हो जाता। यह भी एक कामना हुई। तो जिस वाक्य में इच्छा व्यक्त की गई हो, आशा या शुभकामना व्यक्त की गई हो, उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में मैंने 5 वाक्य के प्रकार समझाए। प्रथम प्रकार हमने समझा विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि कार्य के होने का या करने का कथन होता है, तो वह होता है विधानवाचक वाक्य। निषेध वाचक वाक्य में हमने क्या देखा कि कार्य के न होने का बोध होता है, वह है निषेधवाचक वाक्य। 3rd नंबर हमने देखा प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? इस वाक्य में प्रश्न किया गया होता है और क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है और प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग हुआ होता है। वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग होता है। चौथा प्रकार हमने देखा विस्मयादिवाचक वाक्य, यानी कि
इस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा आदि का भाव अभिव्यक्त होता है और इसमें उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता है। पांचवा हमने देखा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यानी कि जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की गई हो, कुछ होने की कामना की गई हो, आशा हो, उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो स्टूडेंट, इन 5 प्रकार में आपको पूर्णतः बोध प्राप्त हो गया होगा। अब इसके बाद के वीडियो में हम बाकी के 3 प्रकार और रचना के आधारित प्रकार हम समझेंगे। आपको होमवर्क में जो 5 प्रकार मैंने चलाए, समझाए आपको, उसके 5 एग्जाम्पल लिखकर मुझे उसका फ़ोटो सेंड करना रहेगा। अस्तु।